चिल्ड्रन, पिछली बार हमने क्लास 7th के चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट किया था, पार्ट 1 किया था। हम नेक्स्ट पार्ट करने से पहले हम उसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। रेस्पिरेशन जो चैप्टर का नाम है, हमने सबसे पहले डिस्कशन की थी कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी का रिलीज़ होना, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये रेस्पिरेशन हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर होता है। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स। हमारी बॉडी की हर एक सेल में जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसलिए हम रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक बार हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ये कब होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। यानी हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा उन्हीं एनिमल्स, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जो कि एयर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। उनके लिए एयर या ऑक्सीजन मस्ट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होती है। जब ऑक्सीजन ऐसे ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने बात की थी कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एक एग्जाम्पल पढ़ा था हमने यीस्ट। यीस्ट एक ऐसा फंगस है, एक ऐसा सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा बनने वाले एंड प्रोडक्ट्स एनर्जी के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। एनर्जी जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये वाटर एक्चुअली वाटर वेपर की फॉर्म में, ये दोनों हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब भी ग्लूकोज का या फूड का ब्रेकडाउन होता है तो ये ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए यीस्ट का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि उसके अंदर प्रोड्यूस होता है अल्कोहल। और हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में जब हम रनिंग या हैवी लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी की मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हमने पिछली बार पढ़ा था कि इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, इसी वजह से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम एरोब्स कहते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम एनारोब्स कहते हैं। यीस्ट को भी एनारोब कहा जाता है। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंसेस के अलावा दो सिमिलैरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। क्या सिमिलैरिटी है? दोनों ही प्रोसीजर में, दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और दोनों ही रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होते हैं। अब फिर उसके बाद हमने बात की थी ब्रीथिंग की। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वन ब्रेथ किसे कहा जाता है, वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन, इसको हम वन ब्रेथ कहते हैं। ब्रीथिंग रेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 1 मिनट में कोई भी ऑर्गेनिज्म या एक पर्सन कितनी बार ब्रीथ करता है उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट। नॉर्मली एक एडल्ट पर्सन है जो वो 15 to 18 टाइम 1 मिनट में ब्रीथ करता है और ये इंक्रीज होके 25 या इससे भी ज़्यादा हो जाती है। कब होती है? जब हम रनिंग या हैवी एक्सरसाइज वगैरह कुछ इस तरह के काम करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। हम क्यों फास्ट ब्रीथिंग करने लगते हैं या एथलीट क्यों फास्ट ब्रीथिंग करने लगते हैं रनिंग के बाद या एक्सरसाइज के बाद या बहुत तेज आप देखोगे डांसिंग के बाद हम क्यों फास्ट ब्रीथिंग करने लग जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमारी मसल्स को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो हमारी मसल्स को, इसलिए हम लोग तेज़ तेज़ ब्रीथिंग करते हैं रनिंग के या एक्सरसाइज के बाद। हम वो ऑक्सीजन हमारी मसल्स को देने की कोशिश करते हैं जो कि पहले हम नहीं दे पाते, उसकी कमी हो जाती है जिसके कारण लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं।
जब भी हम रनिंग या हैवी एक्सरसाइज या आप बहुत ज़्यादा खेलते हो तब आप देखते हो कि आप हमेशा हंग्री फील करते हो। हंग्री फील क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे फूड का ब्रेकडाउन बहुत ही ज़्यादा रैपिड या बहुत तेज़ हो जाता है, क्योंकि आपको एनर्जी की, हम लोगों को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हम हंग्री फील करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में कुछ गैसेस की अमाउंट में भी चेंज आ जाता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि जब 78% नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है जिसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता, पर क्या होता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अमाउंट को चेक करते हैं, ऑक्सीजन जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है वो 21% होती है, ये इनहेल्ड एयर में 21% जाती है। जब ये हम एक्सहेल करते हैं एयर को तो ये ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, ये 16.4% हो जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। 0.04% इनहेल्ड एयर में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है कार्बन डाइऑक्साइड, पर जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तब इस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में तब कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होती है, ये उसके साथ ऐड ऑन होने के कारण एक्सहेल्ड एयर में इसकी अमाउंट 4.4% हो जाती है। दूसरा, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब भी हमने स्पेक्स को क्लीन करना होता है या मिरर को क्लीन करना होता है तो हम उसके ऊपर ब्रीथ आउट करते हैं। ब्रीथ आउट करने पर आप देखोगे कि उसके ऊपर एक मॉइस्चर का पैच बन जाता है। पैच बनने के बाद हम किसी क्लॉथ से या सॉफ्ट पेपर से हम उसको ईजिली क्लीन कर लेते हैं। ये पैच क्यों बनता है? क्योंकि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे जो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो वाटर रिलीज होता है, ये वाटर वेपर की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आता है। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर या मिरर सरफेस के ऊपर या स्पेक्स के ऊपर, आप देखोगे तो क्या होता है कि जो स्पेक्स होता है वो बहुत ठंडा होता है हमारे एक्सहेल्ड एयर के कंपैरेटिवली। तो क्या होता है कि जब ये हमारी बॉडी से निकलने वाले वाटर वेपर जब उस सरफेस पर गिरते हैं तो ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये हमारी जो ब्रीथ आउट करते हैं हम जो एयर, वो उसके ऊपर कंडेंस हो जाती है या वाटर वेपर उसके ऊपर कंडेंस हो जाते हैं। ये कंडेंस होने के कारण वो उसके ऊपर एक मॉइस्चर का पैच बन जाता है, जिससे हम उसको ईजिली सॉफ्ट पेपर से या हम उसको क्लॉथ से क्लीन कर लेते हैं। अब हम आगे वाले पार्ट करेंगे चैप्टर के, जिसमें ब्रीथिंग मैकेनिज्म और हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में स्पेशल मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट के कारण ही हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट कर पाते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो आपको रिब्स दिखाई दे रही हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि जो हमारी बॉडी के रिब्स हैं ये इस तरह की पोजीशन में होती हैं कि एक केज जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए इसको रिब केज कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है। इस रिब केज के बिल्कुल नीचे आपको एक मस्कुलर शीट दिखाई दे रही है। ये मस्कुलर शीट को हम डायफ्राम कहते हैं। रिब केज और डायफ्राम की मूवमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन कैसे करते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में ये जो रिब केज हैं ये आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करते हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। ये रिब केज और डायफ्राम दोनों मिलके चेस्ट कैविटी बनाते हैं। जब रिब केज आउटवर्ड आ जाती है और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो इस चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ने के कारण अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है और नोज से होती हुई एयर हमारे बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। बिल्कुल इसके अपोजिट जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ये रिब केज है ये इनवर्ड मूव करता है, यानी वापस ये अंदर की तरफ जाता है, और जो डायफ्राम है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओरिजिनल
ओरिजिनल पोजीशन में आने के कारण क्या होता है, इस चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है और एयर का प्रेशर अंदर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि एयर हमारे नोज से होती हुई हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बेल जार लें हम, ग्लास का एक ऐसा जार जिसका बॉटम ओपन होता है, उसको बेल जार कहा जाता है। बेल जार के ऊपर एक कॉर्क लगाएंगे हम। इस कॉर्क में से एक ब्रांच जिसकी 2 ब्रांचेस है, इस तरह की हमने स्ट्रॉ या ट्यूब लगा देनी है। इन ट्यूब के बिल्कुल एंड के पर हमने 2 बैलून टाई कर देने हैं। फिर हम नीचे जो पार्ट है हमारे बेल जार का जो ओपन होता है, वहाँ पर एक रबर शीट अटैच कर देंगे। इसको समझने के लिए, जिस तरह डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, एयर एंटर हो जाती है, सेम चीज़ हमको इसमें देखने को मिलती है। जब हम इस रबर शीट को नीचे की तरफ मूव करते हैं, खींचते हैं, तो ये एयर हमारे इस बेल जार के अंदर एंटर हो जाती है और बैलून के अंदर चली जाती है, जिससे बैलून इन्फ्लेट हो जाते हैं। जब हम रबर शीट को ओरिजिनल पोजीशन में लेके आते हैं, जैसे कि हमने डायफ्राम में बात की थी, जैसे ही डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन में आता है तो ये बैलून की जो एयर है वो सारी इस ट्यूब से होती हुई बाहर निकल जाती है और बैलून डिफ्लेट हो जाते हैं। ये सेम हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चलता है। डायफ्राम और रिब केज की वजह से ही हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। इनके अंदर हमें स्पेशल मूवमेंट देखने को मिलते हैं और रिब केज और डायफ्राम मिलके एक चेस्ट कैविटी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यानी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अब हम बात करेंगे। डायग्राम में अगर हम देखें, सबसे पहले जब एयर एंटर होती है तो हमारे नॉस्ट्रिल से एंटर होती है। नॉस्ट्रिल, नोज़ के जो आगे होल्स होते हैं उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये नॉस्ट्रिल से होती हुई ये अंदर एक पैसेज में जाती है जिसको हम नेज़ल पैसेज या कैविटी कहते हैं। इसके आगे आपको एक और पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स का एक और नाम है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं हम इसको। इस वॉइस बॉक्स के नीचे ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं या एयर ट्यूब भी कहा जाता है इसको हम कहते हैं विंड पाइप। ये विंड पाइप आप देखोगे कि रिब केज के अंदर एंटर होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हम कहते हैं सिंगुलर को ब्रोंकस और प्लूरल को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकस जब लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है तो ये और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। इन सारी छोटी छोटी ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। इन ब्रोंकियोल्स के आपको एंड पर ये छोटे छोटे बैग्स जैसी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं एल्वेलाई या इनको एयर सैक्स भी कहा जाता है। एयर सैक्स क्या होता है कि जब एयर नॉस्ट्रिल से होती हुई नेज़ल पैसेज में जाती है, फिर उसके बाद ये एंटर करती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया से होती हुई ये जाती है ब्रोंकस। यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होने के कारण ये दोनों लंग्स में एंटर करती है और आगे छोटी छोटी एयर ट्यूब्स में जो आगे जाती है, इसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। लास्ट में जब ये एयर सैक्स में पहुँचती है एयर, इन एयर सैक्स की जो वॉल है वो बहुत थिन होती है। वॉल बहुत थिन होती है। वॉल थिन होने के कारण इसमें से ईजिली एयर डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। एयर इसमें से डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाती है। इन एयर सैक्स के चारों ओर अगर देखा जाए तो इनके चारों ओर ब्लड वेसल्स, बिल्कुल पतली पतली ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। इन ब्लड वेसल्स के नेटवर्क, जो ये ब्लड वेसल्स हैं, इनकी जो वॉल है, इनकी ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, ये भी बहुत थिन होती है। वॉल बहुत थिन होती है और ये इतनी थिन होती है, ब्लड वेसल्स भी, इनको हम कहते हैं कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है इनको। ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क इन एयर सैक्स के चारों ओर प्रेजेंट होता है। एयर सैक्स से होती हुई एयर इन ब्लड वेसल्स की वॉल में से होती हुई या कैपिलरीज में होती हुई ब्लड के अंदर एयर एंटर कर जाती है, जिससे ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है।
अगर हम देखें कि रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग के टाइम पे एयर हमारी बॉडी में कैसे एंटर होती है, तो नॉस्ट्रिल सबसे पहले नॉस्ट्रिल में एयर एंटर होती है, फिर ये जाती है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी से होती हुई ये हमारी जो एयर है ये जाती है ट्रैकिया या विंड पाइप में, जो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। जब ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इन ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल एंड पर आपको दिखाई देते हैं एल्वेलाई, या जिनको एयर सैक्स कहते हैं। इन एयर सैक्स में से होती हुई इनसे डिफ्यूज़ आउट होती हुई एयर पहुंच जाती है हमारी ब्लड वेसल्स में, जिनको हम बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स, जिनको हम कैपिलरीज भी कहते हैं। इन कैपिलरीज में से होती हुई एयर आ जाती है हमारे ब्लड में, और ये ब्लड से होती हुई हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और हर एक सेल तक पहुंचती है। ये एयर हर एक सेल तक पहुंचने के बाद ये एयर क्या करती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है। एयर की प्रेजेंस में सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब हम बात करेंगे लाइम वाटर टेस्ट की। आप जैसे कि जानते हो कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी बॉडी से CO2 की अमाउंट ज़्यादा रिलीज़ होती है। ये CO2 को टेस्ट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइम वाटर। ये लाइम वाटर एक्चुअल में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिक्स करने के बाद इसको यूज़ किया जाता है। हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को लेंगे, इसको हम इसके अंदर हम एक स्ट्रॉ लगाएंगे। स्ट्रॉ से जब हम लाइम वाटर के अंदर ब्रीथ आउट करते हैं या फूंक मारते हैं तो इस लाइम वाटर के कलर में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अगर लाइम वाटर मिल्की हो रहा है तो इट मीन्स कि हमारे जो हम एयर ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसमें CO2 गैस रिलीज़ हो रही है। CO2 गैस रिलीज़ होने के कारण ही ये लाइम वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिल्की हो जाता है। ऑपरेशन इन अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर लंग्स नहीं प्रेजेंट होते, डोंट हैव लंग्स, जिनके अंदर लंग्स नहीं प्रेजेंट होते, वो किस तरह से ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपकी बुक में, आपके सिलेबस में 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई है, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फिश। पहले हम अर्थवर्म के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अर्थवर्म को कभी टच करके देखा हो तो आपको उसकी जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ लगेगी। उसकी स्किन के ऊपर म्यूकस की लेयर होती है। इस म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होने के कारण जो अर्थवर्म है अपनी थिन स्किन से ही ब्रीथिंग करता है। स्किन के बिल्कुल नीचे बहुत ही अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो एयर है वो डिफ्यूज़ होके हम थिन स्किन से ये ब्लड के अंदर आ जाती है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर हर एक सेल तक पहुंचती है। कॉकरोच एक्चुअल में एक इंसेक्ट होता है। सभी इंसेक्ट्स के अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि उनकी बॉडी के साइड्स में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये जो आपको छोटी छोटी होल्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। इनको कहा जाता है स्पाइरेकल्स। आप देखोगे कि ये स्पाइरेकल्स आगे ट्यूब्स जैसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच हैं, कनेक्टेड हैं ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के साथ। इन ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रैकिया, या इनको एयर ट्यूब्स भी कहा जाता है। जितने भी स्पाइरेकल्स हैं वो पतली पतली बिल्कुल थिन एयर ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिनको ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया हमने पहले कहाँ पढ़ा था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी एयर ट्यूब को हम ट्रैकिया कहते हैं। एयर ईजिली इन स्पाइरेकल से कॉकरोच की या इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है और इन ट्रैकिया या इन एयर ट्यूब्स की हेल्प से ये पूरी बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचती है। वहाँ पर जाकर ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है।
एक बात और ध्यान रखने वाली है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, कि इंसेक्ट्स के अंदर ब्लड तो होता है पर ये रेड कलर का नहीं होता। रेड कलर का नहीं होता मीन्स इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो ब्लड को रेड कलर देता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का। हीमोग्लोबिन की एब्सेंस में इंसेक्ट्स का या कॉकरोच का ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। इस वजह से जो ऑक्सीजन है या एयर है वो स्पाइरेकल से डिफ्यूज़ होकर एयर ट्यूब्स में जाती है और एयर ट्यूब से ये बॉडी के हर एक सेल में पहुंचती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एनिमल, फिश। अब छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो कि फिश के अंदर एक कॉम जैसी स्ट्रक्चर होती है। अगर हम फिश का डायग्राम देखें तो आपको इस तरह यहाँ पर कॉम जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो कि हेड के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। ये वैसे विजिबल क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके ऊपर कवर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रही है कॉम जैसी, इनको हम गिल्स कहते हैं। जो फिशेज़ हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये गिल्स की हेल्प से ही रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग करती हैं, क्योंकि हमारी तरह मोस्ट ऑफ द फिशेज़ में लंग्स प्रेजेंट नहीं होते। क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर फिश के माउथ से अंदर एंटर करता है और ये जब ये गिल्स तक पहुंचता है वाटर, तो ये गिल्स के अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये ब्लड के ज़रिए, क्योंकि इन गिल्स के नीचे ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है और ब्लड के ज़रिए ये बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँच जाती है। ये वाटर माउथ के अंदर एंटर करता है, उसके बाद एंटर करने के बाद ये गिल्स तक पहुंचता है। गिल्स तक पहुंचता है जब, तो इन गिल्स के अंदर स्पेशलिटी होती है कि ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है ये गिल्स के नीचे ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, उस ब्लड में ये पहुंच जाता है और इस ब्लड के ज़रिए बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। वहाँ से CO2 रिलीज़ की जाती है और ये CO2 वापस गिल्स तक पहुंचती है और यहाँ से वापस वापस ये CO2 है ये वाटर के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है गिल्स के ज़रिए। पर बहुत सारी फिशेज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि आपने देखा होगा डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स। डॉल्फिन्स और व्हेल्स के अंदर क्या आप देखोगे कि ये बार बार वाटर के सरफेस पर आते हैं और अपने माउथ को ये वाटर से बाहर निकालते हैं। इनकी बॉडी पर, इनके हेड के बिल्कुल ऊपर वाली साइड में आप देखोगे कि नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती है, जिनको ब्लो होल्स भी कहा जाता है। ब्लो होल्स प्रेजेंट होते हैं और इनको बार बार वाटर के सरफेस पर आना पड़ता है। वाटर के सरफेस पर आने के बाद ये क्या करते हैं, ये ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी तरह। इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। डॉल्फिन और व्हेल इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए इनको बार बार इनको आना पड़ता है वाटर की सरफेस पर आकर इनको ये रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग करनी पड़ती है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। जिस तरह हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, पर वो थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा अलग होता है। वो अलग किस तरह होता है कि प्लांट्स के अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि इनकी बॉडी का हर एक पार्ट, ईच पार्ट ये रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग करने में कैपेबल होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्लांट्स की जो लीव्स है उसमें छोटे छोटे होल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा में बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह ऑक्सीजन और CO2 इन गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में इनका एक्सचेंज होता है, जिससे इनकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है, CO2 रिलीज़ होती है। स्टोमेटा से इनकी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है लीव्स के अंदर। उसी तरह अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स के अंदर भी
अंडर सॉयल होने के बावजूद भी इनके अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर हम रूट्स की स्ट्रक्चर को देखें, ये ग्राउंड लेवल आपको दिखाई दे रहा है। ग्राउंड लेवल के नीचे जो रूट्स हैं जब ये ग्रो करती हैं तो इस तरह से ये स्प्रेड होती हैं। आपको आगे हेयर जैसी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, इनको हम रूट हेयर कहते हैं। और जो ये आपको ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में सॉयल पार्टिकल्स है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इन सॉयल पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं जिनको एयर स्पेसेस कहा जाता है। इन एयर स्पेसेस की हेल्प से ही रूट्स के अंदर भी ऑक्सीजन और CO2 गैसेस का एक्सचेंज होता है। हमारी ही तरह प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, इनके अंदर भी ऑक्सीजन और CO2 गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपने एक और चीज़ नोट की होगी, कई बार हम जो पॉटेड प्लांट होता है, जो प्लांट पॉट के अंदर लगा होता है, अगर उसमें वाटर ज़्यादा डाल दें तो क्या होता है कि ये प्लांट्स है ये मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? जब हम ओवर वाटर्ड कर देते हैं किसी भी पॉटेड प्लांट को, तो जो वाटर है वो इन एयर स्पेसेस के अंदर भर जाता है। एयर स्पेसेस के अंदर भरने के कारण इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन से यहाँ पर रूट्स के अंदर अल्कोहल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही अल्कोहल प्रोड्यूस होना शुरू होगा तो ये रूट्स खराब होनी शुरू हो जाएंगी। रूट्स खराब होते ही पूरा प्लांट क्या होगा, खराब हो जाता है या मर जाता है। इसलिए कभी भी लिमिट से ज़्यादा वाटरिंग नहीं की जाती प्लांट। लास्ट में हम बात करेंगे स्नीजिंग की कंडीशन की। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप पोल्यूटेड एरिया या डस्टी एरिया में जाते हो तो एकदम से हमें स्नीजिंग शुरू हो जाती है। बहुत तेज स्नीजिंग या छींकना, वो क्या होता है एक्चुअल में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, जिसमें सडन एक्सपल्जन ऑफ एयर होता है। एयर हमारे कंट्रोल के बिना हमारी बॉडी से या हमारे नोज से बाहर निकलती है। ऐसा क्यों होता है? स्नीजिंग क्यों होती है? जब डस्ट पार्टिकल या पॉलन ग्रेन या स्मोक जब ये हमारे नोज़ के अंदर एंटर करते हैं तो ये नेज़ल कैविटी में जाते हैं। उसके बाद नेज़ल कैविटी की जो इनर लाइनिंग होती है, इस इनर लाइनिंग को ये डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक या पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, इसको इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। इस इरिटेशन के कारण क्या होता है कि हमारे कंट्रोल के बिना ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल या जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स है ये हमारी बॉडी से, हमारे नोज से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। उसको ही स्नीजिंग कहते हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। स्नीजिंग एक्चुअली हमें पोल्यूशन से या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। क्यों बात करेंगे स्मोकिंग की। आपने बहुत बार टीवी में एड्स के अंदर या फिल्मों के अंदर देखा होगा कि स्मोकिंग हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। स्मोकिंग क्यों हार्मफुल होती है? बीड़ी, सिगरेट या सिगार जिससे भी स्मोकिंग की जाती है उसके अंदर टोबैको होता है। इस टोबैको का केमिकल है, जब ये हमारे लंग्स के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो ये हमारे लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे लंग्स का कैंसर हो सकता है या हमें हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं या कोई परमानेंट इलनेस, रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम, हमें कोई परमानेंट इलनेस हो सकती है। वो हमेशा इंसान बीमार रह सकता है जो स्मोकिंग करता है और एक दिन डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा स्मोकिंग सिर्फ स्मोकर्स के लिए हार्मफुल नहीं होता, ये जो स्मोकिंग है ये नॉन स्मोकर्स के लिए भी हार्मफुल होती है। अब ये नॉन स्मोकर्स कौन से होते हैं? जो फैमिली मेंबर हैं या आसपास जो लोग बैठे हुए हैं जो स्मोक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके आसपास जो लोग बैठे होते हैं उनको हम नॉन स्मोकर्स कहते हैं। उनकी बॉडी के अंदर भी ये केमिकल एंटर करता है और वो इक्वली उतना ही हार्मफुल होता है जितना कि स्मोकिंग करने वाले पर्सन के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए स्मोकिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना ही, वो ईजिली ब्रीथिंग कर सके, ईजिली हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।